पप्पू यादव का कांग्रेस के प्रति एक तरफा प्यार कब तक बरकरार रहेगा? क्या कांग्रेस पार्टी आरजेडी का झोला ढो रही है? नीतीश की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है, उसकी पूरी कहानी क्या है आपको बताएंगे। इसके अलावा तेज प्रताप की आरजेडी में भूमिका, उनके महत्व को लेकर सवाल उठने लगे हैं, तो इसको लेकर क्या चर्चा है, इन सभी विषयों पर आज बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। और उसकी तरह हमारे साथ मौजूद हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू। सबसे पहले तो पप्पू यादव और कांग्रेस पार्टी की क्या कहानी चल रही है अंदर खाने, ये थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि कभी कभी लगता है कि पप्पू यादव बड़े खास हैं कांग्रेस पार्टी के, फिर कभी कभी लगता है एकदम साइड लगा दी है कि उनकी कुछ बिल्कुल सुनी ही नहीं जा रही है। कभी कभी राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ उनकी फोटो आती है, प्रदेश में देखते तो उनकी चल ही नहीं रही। चल क्या रहा है? देखिए, पप्पू यादव के दिल से दर्द निकल जाता है और वो निकला भी है। और पप्पू यादव कहते भी हैं कि किसी के जीवन में अगर दर्द ही ना हो तो जीवन क्या है। वाह वाह। तो कई बार पप्पू यादव बड़े ही शायराना अंदाज में, कभी फिलोसफर के अंदाज में, अपने पुराने शख्सियत से अलग हट करके बात करने की कोशिश करते हैं जी। सवाल ये उठता है कि पप्पू यादव जिन्होंने ये कह दिया है, भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है, तो वो यहीं पर नहीं रुकते हैं। वो कहते हैं अब कांग्रेस छोड़ भी दे तो मैं दूसरा पति नहीं ढूंढूंगा, मैं कांग्रेस के सहारे ही जी लूंगा। तो दरअसल वो अलग अलग तरीके से कांग्रेस को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं, पर ये कांग्रेस है जो रिझ ही नहीं रही है। या ये कह लीजिए वो एक गाने को गा करके अपना दर्द बयां कर रहे हैं। एक पिक्चर आई थी, आपको याद होगा, शाहरुख खान की मूवी थी, कभी हाँ कभी ना, आपको याद होगा। तो कांग्रेस ने पप्पू यादव के साथ यही किया है, कभी हाँ कभी ना। और इस हाँ और ना के बीच में जिस तरीके से पप्पू यादव डोल रहे हैं, इसीलिए अब वो कह चुके हैं कि भले ही कांग्रेस अपनाए या ना अपनाए, वो भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है, मैं दूसरे पति को ढूंढने नहीं जा रहा हूं। ये पप्पू यादव के बोल। अब समझ लीजिए ये दर्द क्यों है, ये समझना बहुत जरूरी है। दरअसल पप्पू यादव की कांग्रेस में एंट्री बड़े ड्रामेटिक तरीके से हुई, सबको याद होगा। पप्पू यादव लालू परिवार से मिलते हैं, लालू प्रसाद तेजस्वी यादव से मिलते हैं। दोनों ने ऑफर किया भाई आरजेडी में आ जाइए। ये आरजेडी में ना आकर के अगले दिन क्या करते हैं, हवाई जहाज पकड़ते हैं, दिल्ली लैंड करते हैं, सीधे कांग्रेस दफ्तर में दिखते हैं। पवन खेड़ा मौजूद होते हैं, वहां अनाउंसमेंट करते हैं अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में करा रहे हैं। इनको कांग्रेस का अंगोछा उड़ाया जाता है और ऐसा लगता है कांग्रेस परिवार में ये शामिल हो जाते हैं। और पप्पू यादव की महत्वाकांक्षाएं वहीं से हिलोने मारने लगती हैं। पप्पू यादव को लग रहा था कि 2024 से पहले 2019 में पूर्णिया से कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, उनको लग रहा था कांग्रेस के उम्मीदवार हो गए वो। लेकिन इसी बीच लालू यादव बीमा भारती को टिकट दे देते हैं और लालू यादव के सामने कांग्रेस औंधे मुंह गिरती है। पप्पू यादव को लेने का सोच रही थी कांग्रेस, लेकिन लालू यादव की ना के सामने कांग्रेस की एक ना चली। बीमा भारती उम्मीदवार बनी, पप्पू यादव को निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरना पड़ा। और आप जानते हैं बीमा भारती की जमानत जब्त हो जाती है। तेजस्वी यादव वहां पर कैंप करते हैं, बोलते बोलते ये बोल जाते हैं कि अगर आप बीमा को वोट नहीं देंगे तो एनडीए को दे दीजिएगा, लेकिन पप्पू को मत दीजिएगा। और बाद में अपने बयान से पलट जाते हैं। लेकिन एक चीज बहुत साफ दिखाई पड़ता है कि बीमा भारती की जमानत जब्त हो गई। अब पप्पू यादव आरजेडी पर खूब बरसते भी हैं, लेकिन एमपी बन जाते हैं। एमपी बनने के बाद पप्पू यादव बार बार कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को कहते रहते हैं कि उन्हें अगर बिहार प्रदेश का नेतृत्व दे दिया गया तो कांग्रेस टॉप पार्टी होगी, कांग्रेस का जनाधार बहुत है, मैं इसको यहां लेके जाऊंगा, ओबीसी लीडर के तौर पर मैं अपने आप को आगे रखूंगा, मेरे नेतृत्व में कांग्रेस बहुत आगे बढ़ेगी। पर कांग्रेस ऐसा कर नहीं पाती। आप देखिए, अहमदाबाद के अधिवेशन में इनवाइटेड मेंबर की तरह उनको बुला लेती है, फिर से पप्पू यादव का ग्राफ ऊपर चला जाता है। लेकिन फिर पप्पू जब वापस बिहार लौटते हैं तो किसी मीटिंग में पप्पू होते नहीं, कन्हैया कुमार की यात्रा में पप्पू मौजूद नहीं होते। आप देखिए, बिहार से जुड़े मसले पर पप्पू मौजूद नहीं होते। पप्पू इंतजार कर रहे होते हैं कि कब अखिलेश सिंह पार्टी अध्यक्ष से हटेंगे, लेकिन अखिलेश सिंह हटते जरूर हैं,
पर पप्पू को चांस नहीं मिलता है, चांस राजेश राम को मिल जाता है। तो पप्पू यादव जिस जगह पर नजरें टिकाए हुए हैं, उस जगह को हासिल करने के लिए पप्पू यादव ने बहुत प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस उन्हें औपचारिक तौर पर अपने पार्टी का सदस्य तक नहीं बना पाई, समझ लीजिए। और वो निर्दलीय जीते हैं, इसीलिए पप्पू यादव का ये दर्द बाहर आता है कि भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। और ये मेरे शब्द हैं कि कांग्रेस उनके साथ कभी हाँ और कभी ना के बीच में उनको झुला रही है, कभी हाँ कह देती है कभी ना कह देती है, लेकिन ना तो पक्का वाला हाँ हो रहा है ना पक्का वाला ना हो रहा है। अब याद करिए, राहुल गांधी पटना पहुंचते हैं, राहुल गांधी को इंप्रेस करने के लिए पप्पू यादव पूरे पटना की सड़कों को होर्डिंग से पाट देते हैं, लेकिन 1 मिनट की मुलाकात भी पप्पू यादव से राहुल गांधी की नहीं हो पाती। कहा जाता है कि अखिलेश सिंह का इतना मास्टर मैनेजमेंट था कि पप्पू यादव लाख चाहत रखने के बाद भी राहुल से मिल नहीं पाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि पप्पू का ये दर्द कब तक छिपा रहेगा भाई? ये दर्द है जो बाहर आता है, और ये टीस जो है वो दबाए नहीं छुपता है, इसलिए पप्पू यादव का ये दर्द बाहर आ रहा है। वन साइडेड लव आप कह सकते हैं, ऐसा दिख रहा है। ये तो पूरे तरीके से अपने को समर्पित बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का समर्पण कभी दिखता है और तो कभी गायब हो जाता है, और इसी हाँ और ना के बीच में पप्पू यादव झूल रहे हैं, इसीलिए उनका दर्द गाहे बगाहे बाहर दिखाई पड़ता है। बिल्कुल। अब देखिए, दर्द की कोई दवा है कांग्रेस पार्टी के पास कि नहीं है, या फिर जो पंकज जी कह रहे हैं कभी हाँ कभी ना, वो जारी रहेगा। अब ऐसी एक कहानी कांग्रेस और आरजेडी के बीच भी है। कांग्रेस पार्टी दिल्ली चुनाव के बाद से बड़ी एग्रेसिव नजर आ रही थी, मगर फिर मामला थोड़ा सा सरेंडर सा नजर आ रहा है। तो ये जो झोला ढोने की कहानी है आरजेडी की, कांग्रेस पार्टी की, कब तक चलेगी? देखिए, ये जबरदस्त आरोप सीधे तरीके से आप कहिए तो ये कोई कह रहा है तो वो जन स्वराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर कह रहे हैं। प्रशांत किशोर ने बहुत गंभीर आरोप लगाया। प्रशांत किशोर का कहना था कि कांग्रेस एक ऑल्टरनेटिव बन सकती थी, लेकिन कांग्रेस महज कुछ सीटों की चाहत में उसने अपनी पार्टी को गिरवी रख दिया। और किसके सामने गिरवी रख दिया? तो लालू यादव के सामने गिरवी रख दिया। दरअसल प्रशांत किशोर का कहना यह है कि कांग्रेस को ऐसा करना नहीं चाहिए था। कांग्रेस को बिहार की जनता के लिए सड़कों पर उतरना चाहिए था, लड़ना चाहिए था, तो कांग्रेस की ये दुर्दशा नहीं होती। अब ये सच बात है ना कि बिहार जैसे प्रदेश में कभी संयुक्त बिहार में कांग्रेस इकलौता राज करती थी। 80-85 तक कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे हैं। सेंट्रल लीडरशिप जिसको चाहता था उसको मुख्यमंत्री बनाता था, लेकिन उसके बाद से कांग्रेस ऐसे गायब हुई है जैसे लग रहा है कि कांग्रेस कभी बिहार में दिखेगी ही नहीं। और प्रशांत किशोर इसी बात को लेकर के कह रहे हैं कि आप देखिए, लोकसभा चुनाव में पार्टी को 9 सीटें दी गई और कांग्रेस जो है 4 जीत जाती है, 3 जीतती है, 1 निर्दलीय पप्पू यादव, 4 कह लीजिए। तो प्रशांत किशोर का कहना होता है कि अरे भाई, इस तरीके से कोई पार्टी चलता है क्या? पार्टी ने तो अपने आप को आरजेडी का पिछलग्गू बना लिया, और पिछलग्गू बना लिया इसीलिए आज पार्टी में लीडरशिप का क्राइसिस है। कैडर नहीं है, जो कैडर है भी उसका मनोबल बहुत डाउन है, जनता का भरोसा कांग्रेस पर होता नहीं है। पर प्रशांत किशोर का ये बोलना और उसके बाद प्रशांत किशोर पर प्रहार, जो शब्द वेदी बाण है, वो चारों तरफ से चलने शुरू हो गए। एजाज अहमद कहते हैं कि प्रशांत किशोर पॉलिटिकल ठग है, और वो कहते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है। इसी तरीके से जेडीयू भी जबरदस्त तरीके से नाराज होती है, बीजेपी भी जबरदस्त तरीके से नाराज होती है, लेकिन प्रशांत किशोर ऐसी शख्सियत हैं जो हर बात बहुत खुल करके कहते हैं। वो तो अभी हाल के दिनों में, कल ही उन्होंने ये कहा कि क्या नीतीश कुमार बिना पर्चा देखे हुए अपने मंत्री का नाम और विभाग बता सकते हैं क्या? तो ऐसे लोगों के हाथ में 13 करोड़ जनता का भविष्य कैसे हो सकता है? ये प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को भी नहीं छोड़ते, बीजेपी को भी नहीं छोड़ते हैं कि डबल इंजन की सरकार का राग अलापने वाला बीजेपी क्या इस बात को जस्टिफाई कर सकती है कि ऐसे लोग के हाथ में
आप किसी प्रदेश का नेतृत्व कैसे सौंप सकते हैं? जी। तो दरअसल प्रशांत किशोर को जब टारगेट करना होता है लालू प्रसाद को, तो प्रशांत किशोर ये भी कहते हैं कि लालू प्रसाद किसी जाति के भी नेता नहीं, वो अपने परिवार के लिए बड़े बेहतरीन व्यक्ति हैं। वो जाति के नाम पे अपने परिवार से 9वीं पास व्यक्ति को भी उप मुख्यमंत्री बनाने में लगे रहते हैं, तो इतना अच्छा पिता भला और कौन हो सकता है? अगर जाति में ही सबसे कॉम्पिटेंट व्यक्ति को आगे रखते तो मैं मानता हूं वो अपनी जाति की भलाई सोचते हैं। तो प्रशांत किशोर सबको आड़े हाथों ले रहे हैं, और प्रशांत किशोर दरअसल ऐसा सोचते हैं कि बिहार की भलाई के लिए उनको क्या करना चाहिए। लेकिन देखिए, वो भी तो एक राजनीतिक पार्टी है ना, पॉलिटिकल स्पेस की चाहत है, पॉलिटिकल स्पेस बन नहीं रहा है। दरअसल लड़ाई एनडीए वर्सेस महागठबंधन है। आरजेडी बड़ी पार्टी है, बीजेपी का बड़ा वोट बैंक है, और जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी है। तो प्रशांत किशोर चौथे नंबर की पार्टी के लिए लड़ाई तो लड़ रहे हैं ना। प्रशांत किशोर एक तीसरी ताकत के रूप में उभरना चाहते हैं। अब देखिए, जातीय जनगणना होगा, एनडीए ने एक्सेप्ट कर लिया। अब ये कयास लगाया जा रहा है कि सवर्ण जो कि खफा है, सवर्ण को लगता है कि सब कुछ आप रिजर्वेशन के नाम पर ही तिलांजलि दे देंगे, तो आखिरकार बचेगा क्या? तो ऐसी परिस्थिति में इकलौता नेता प्रशांत किशोर दिखता है, जिसको आरजेडी प्रशांत किशोर पांडे कहती है। तो क्या प्रशांत किशोर पे सवर्ण भरोसा जताएंगे? ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। तो कुल मिलाकर के मैं ये देख रहा हूं कि किसी न किसी तरीके से बिहार के पॉलिटिकल स्पेस में अपनी जगह तलाशने के लिए प्रशांत किशोर एक से बढ़कर एक दाव आजमाने में लगे हुए हैं। एक से बढ़कर के दूसरा उनका स्टेटमेंट नजर आता है। क्लियर कट तौर पर उपचुनाव में उनका जो परफॉर्मेंस इमामगंज में था, वो ये बताता है कि कुछ जगहों पे उन्होंने अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं। विधानसभा चुनाव उनके लिए लिटमस टेस्ट होगा। विधानसभा चुनाव में वो 243 सीटों पर उम्मीदवार खड़ी करने की बात कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि उनको सफलता किस तरीके से मिलती है? क्या ये आंशिक सफलता होगी, या पहला चुनाव आप लड़ते हैं अपनी मौजूदगी जताने के लिए? तो सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब कुछ दिनों में आ जाएंगे। लेकिन प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में चर्चा में बने हुए हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर। बिल्कुल, चर्चा में तो बने रहते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और चर्चा में एक और व्यक्ति रहते हैं, तेज प्रताप यादव, और उनको लेकर भी तमाम ही चलता रहता है कि भाई राजनीति में वो कितना सक्रिय हैं, आरजेडी में वो कितना सक्रिय हैं, कितना महत्व उनको पार्टी दे रही है, दे भी रही कि नहीं दे रही है। तो अब लोग भी ये बोलने लगे, तेजस्वी तो लीडर है, ये सबको पता है। तेज प्रताप का क्या मामला है? देखिए, तेज प्रताप ने एक्स पे 2 फोटो डाला। जातीय जनगणना का क्रेडिट वो अपने पिता को दे रहे थे। पिता उनके साइकिल चलाते हुए दिख रहे हैं जी। और आरजेडी का हरा टोपी पहने हुए खुद तेज प्रताप दिख रहे हैं, और वो भी साइकिल चला रहे हैं। और इस फोटोग्राफ्स में तेजस्वी गायब है। तो सवाल ये उठता है कि अगर तेजस्वी गायब है तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? क्योंकि देखिए, एक बात तो प्रूवन फैक्ट है ना कि तेजस्वी अब पूरे तरीके से अपने पिता की सत्ता को, पिता की जो मजबूत पकड़ पार्टी पे रही है, उस पर तेजस्वी लगभग काबिज हो चुके हैं। कार्यकारी अध्यक्ष भी हो चुके हैं, अपने पिता के बराबर फैसले भी ले सकते हैं। तेजस्वी ने लगभग अपनी टीम भी सेट कर ली है, और कहिए तो तेजस्वी की पकड़ पार्टी पर पूरे तरीके से मजबूत हो चुकी है। इस बीच में कई बार तेज प्रताप का दर्द भी बाहर आया है। एक बार उन्होंने कहा कि मैं बस अपने भाई को सलाह देने तक की हैसियत रखता हूं, निर्णय पर कोई असर करने की हैसियत नहीं रखता हूं। एक बार उन्होंने ये भी कहा था कि मैं तो जमीन पर ही रहता हूं, मेरा भाई उड़न खटोला पे उड़ता रहता है। तो इसके कहने के कई मायने होते हैं, पर सवाल यह है कि परिवार में भी इसको लेकर के कंसेंसस है, ऐसी बात नहीं है। परिवार में बहुत सारे लोग महत्वाकांक्षी हैं, वो राजनीति में आगे बढ़ना चाहती हैं। लालू प्रसाद की बेटियां भी हैं। पिछले दिनों मीसा पटना पहुंची थी और वो होटल में रुक गई थी। लालू प्रसाद को जाना पड़ा था उनको घर ले जाने के लिए। तो समझिए, मीसा भी नेता बनना चाहती हैं। तेज प्रताप भी पहले नेता बनना चाहते थे। आप याद करिए 2019 का चुनाव, किस तरीके से तेज प्रताप के लोग लोकसभा चुनाव में उतर गए थे। जी।
ऐसे में सवाल उठता है कि इस समय जब तेज प्रताप ने लालू प्रसाद के साथ साथ अपना भी एक फोटो लगा दिया, तो जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं उनको ये लग रहा है कि तेज प्रताप का ये भी एक दर्द है जो गाहे बगाहे निकलता रहता है। तेज प्रताप को लगता है कि दरअसल वो अपने पिता को कॉपी अच्छे तरीके से वही करते हैं। जिस तरीके से लालू प्रसाद लोगों के बीच में मजाक करते थे, कई बार उस तरह के चुटकुले कहते थे, एक अलग निराला अंदाज होता था, तेज प्रताप का भी वो अंदाज हमने कई जगहों पर देखा है। लेकिन सवाल है कि इस फोटो के जरिए तेज प्रताप ये बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से गरीब, दबे, कुचले लोगों के लिए लालू प्रसाद का प्रेम है, उसी तरीके से तेज प्रताप का भी प्रेम है। इसलिए वो साइकिल पर अपने आप को भी दिखा रहे हैं कि कैसे साइकिल पर वो सचिवालय की ओर चल रहे हैं, और इसमें तेजस्वी यादव गायब है। इसलिए ये चर्चा चल रही है कि क्या तेज प्रताप का ये भी एक दर्द है कि परिवार के बड़े सुपुत्र होने के बावजूद उन्हें जिस तरीके से आरजेडी के राजनीति में हाशिए पे धकेल दिया गया है, वो दर्द टाइम टू टाइम बाहर आता रहता है क्या, और वही दर्द एक्स के जरिए तेज प्रताप ने बयान किया है क्या। इसलिए इसकी चर्चा बड़ी जोरों से हो रही है। पर तेज प्रताप अपने पिता को क्रेडिट देते हुए साइकिल सचिवालय की ओर जा रहा है, जहां से पूरा बिहार गवर्न होता है, और खुद को भी वो दिखा रहे हैं कि पिता की तरह वो भी साइकिल चलाते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसके संदेश इस तरीके से देखे जा रहे हैं कि वो अपने पिता के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, गरीब दबे कुचले के लिए काम करते रहेंगे। लेकिन क्या तेज प्रताप ही काम करेंगे, तेजस्वी नहीं करेंगे क्या? ये कई तरह के सवाल हैं। पर तेज प्रताप अपने आप को अपने पिता का असली फॉलोअर बताने से चूक नहीं रहे हैं। ये जो एक्स पर डला हुआ तस्वीर है वो यही कह रहा है। बिल्कुल, जिससे तेजस्वी यादव गायब है, इसीलिए ये चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय एक और है, नीतीश कुमार की सिक्योरिटी में चूक की बात सामने आई है और कहा जा रहा है कि बाल बाल बच गए सीएम। क्या मामला है ये? देखिए, नीतीश कुमार राजगीर जा रहे थे, और राजगीर जब पहुंचे तो हुआ क्या कि उनका जब हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा था, दरअसल स्पोर्ट्स के कई तरह के स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम, कई तरह के खेलों का जगह बनाया गया था, उसका उद्घाटन करना था। जब उनके हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हो रही थी तो अचानक एक टिन का शेड उड़ जाता है। आप जानते हैं जब हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा होता है तो हवा की गति बड़ी तेज होती है, और उस समय आसपास अगर कोई चीज होता है तो वो उड़ सकता है। एक विजुअल और भी वायरल हुआ था, प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर उतर रहा था, मेरे ख्याल से बिहार की ही कोई जगह थी, और वहां पर हेलीकॉप्टर के पंखे से एक बड़ा सा पॉलीथीन जाके चिपक गया था। वैसे उस पंखे से पॉलीथीन बिल्कुल कई टुकड़ों में बट गया, लेकिन ये फर्ज करिए अगर वो पॉलीथीन कटता नहीं, कई टुकड़ों में नहीं बटता और पंखे से लटक जाता, चिपक जाता, तो दुर्घटना हो सकती थी। उसी तरीके से मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर के पास वो टीन का शेड पहुंचा, अगर वो पंखे से टकरा जाता तो कोई भी घटना घट सकती थी, दुर्घटना घट सकती थी। इसलिए कहा जा रहा है कि प्रशासन मुस्तैद था। तो इस घटना नीतीश कुमार की सुरक्षा में चूक कैसे हुई? वहां पर लूज टिन का शेड कैसे रखा हुआ था? सबको पता है जब हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा होता है तो टिन का शेड उड़ सकता है, और उड़ेगा तो दिक्कत होगी, हेलीकॉप्टर के लैंडिंग में दिक्कत होगी। तो ऐसी चूक प्रशासन से क्यों हुई? इसलिए ये मीडिया में आया, बहुत तरह की खबरें आ गई, विजुअल्स भी आ गए, तरह तरह के सवाल उठने लगे, और इसीलिए हम और आप इस बात की चर्चा भी कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री राज्य का इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता है, सारा एग्जीक्यूटिव पावर उसके पास होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ताकतें उसके पास होती हैं। दरअसल इफेक्टिवली स्टेट को चलाने वाला व्यक्ति ही वही होता है। अगर उसके सुरक्षा में कोई चूक होती है तो वो खबर तो बनती है, उसकी चर्चा तो होती है, उस पर लोग चिंता तो जताते हैं। तो नीतीश कुमार के हेलीकॉप्टर के लैंडिंग के समय इस तरह की दुर्घटना कैसे घटी, और बड़ी दुर्घटना घटने से रह गई, इसलिए ये सवाल उठने लगा है, और ये बार बार पूछा जा रहा है कि वहां पर इतना बड़ा प्रशासनिक चूक कैसे हुआ। बिल्कुल सवाल उठ रहा है, और सवाल उठना भी चाहिए। जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा में अगर इतनी बड़ी चूक हो रही है तो फिर जिम्मेदार क्या कर रहे थे, ये सवाल उठना लाजमी है। तो आज राग बिहारी में इतना ही। आपका खासतौर पर तेज प्रताप यादव और उनके ट्वीट
और पप्पू यादव को जो बयान है उसके बारे में क्या सोच रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।